चलें स्टार्ट करते हैं इसको। कल हमने अपनी डेरिवेशंस जो की हैं, हमने 5 डेरिवेशंस की थी कल। पहली डेरिवेशन थी हमारी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये डेरिवेशन की थी हमने पहले। ठीक है, सेकंड इसका एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था जो कि हम यूज़ करेंगे। आज इसी टॉपिक को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसके कुछ और रिलेशंस हैं जो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो भी इसके साथ ही डिस्कस होंगे ताकि पूरा एक टॉपिक वाइडली क्लियर हो जाए आपको। दो हिस्से आप समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 4 के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हमने कल पढ़ा था और एक और हिस्सा है जिसमें 2 शॉर्ट डेरिवेशंस हैं और एक लॉन्ग डेरिवेशन है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। एक उसके न्यूमेरिकल्स भी डिफरेंट हैं, वो टॉपिक भी कंपैरेटिवली इन टॉपिक से डिफरेंट है। तो वो पूरा टॉपिक मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा और ये पूरा टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। तो हम इस चैप्टर को यूं पढ़ रहे हैं कि दो हिस्से हमने बनाए हैं। एक हिस्से की कल थ्योरी और डेरिवेशंस हमने डिस्कस की है और आज इसी हिस्से को कंटिन्यू करके कोशिश करेंगे इसको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल कर लें। फिर जब ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में, की क्लास में, देन उसके बाद हम सेकंड हिस्सा स्टार्ट करेंगे और उसे भी उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले उसकी थ्योरी डेरिवेशन करेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये चैप्टर मिनिमम 4 क्लासेस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 5 क्लासेस, मैक्सिमम 6 क्लासेस का चैप्टर है, जिसमें से एक क्लास आपकी हो चुकी है, यानी कि 4 या 5 और क्लासेस आपकी हमें चाहिए होंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन। एक हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन कल की है। सेकंड हमने क्या डेरिवेशन की थी, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक तीसरी डेरिवेशन हमने की थी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट of projectile. चौथी डेरिवेशन हमने की थी रेंज ऑफ Range. प्रोजेक्टाइल। पांचवी डेरिवेशन हमने की थी मैक्सिमम रेंज। ये 5 डेरिवेशंस थी जिनका आप यूज करोगे अपने न्यूमेरिकल्स में, और एक आध रिलेशन है वो हमने इसकी बेस पे। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक हो गया, ये डेरिवेशन जो कल की हमने, जी देखिए ये आ गया पहला तो आपका रिलेशन, शो दैट आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम एच मैक्स, यानी कि 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। हमने शो बिल्कुल हाँ। कि हमारी मैक्सिमम रेंज जो है वो इक्वल होती है 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, देखिए इसको आपके नोट्स में भी ये सॉल्व भी होगा, यहाँ भी सॉल्व भी है। इसको करने के लिए हमने क्या किया है, मैक्सिमम हाइट का हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था कल, ये फॉर्मूला हमने लिया। अब देखिए हमें पता होता है कि हमने मैक्सिमम रेंज पे जब हम काम करते हैं तो हमारा एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, ये बात भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा, हमें पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए सिर्फ एंगल 45 होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने वो 45 एंगल लेके मैक्सिमम हाइट में पुट करवा दिया। तो थीटा की जगह हमने 45 ले लिया। साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर लगा दिया हमने। 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2। ठीक है,
यहाँ पे वी नॉट पे स्क्वायर था जो कि मिस हो गया है, यहाँ पे आपने लगाना है, इनकेस आपके पास नहीं लगा हुआ तो अगले स्टेप में वो दोबारा आ गया है वापस। अब ये 1/2 था, तो ये 2 और ये 2 ऑब्वियसली बात है साथ आएगा, ठीक है। ये 1 इसके साथ रहेगा, लेकिन ये 2 डिनोमिनेटर का है, तो ये इसके साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4g बन जाएगा। ये वाला स्टेप समझ आ रहा है, ये वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 2g, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g कैसे बन गया, जी। ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है, वो आएगा आपके पास, ये 2 डिनोमिनेटर का है तो डिनोमिनेटर के साथ रहेगा, तो 2 2 4 हो गया ये। अब देखें, हमें पता है कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी जो होता है ना, ये मैक्सिमम रेंज होता है। वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, ये कल हमने ड्राइव किया, उसका फाइनल रिलेशन आप देखिएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम रेंज होता है। तो हमने साइड पे लिख दिया, हमें पता है कि भाई मैक्सिमम रेंज क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये 4 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको हमने वहाँ ले गए, एच मैक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आपका आर मैक्स हो गया। इस तरह वो चीज़ ड्राइव होगी जो कि आपसे उन्होंने पूछी हुई थी। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सा एक रिलेशन है। ये आता है आपके पास शॉर्ट में 4 नंबर का। शॉर्ट जो पैटर्न है आपका फिजिक्स का, सेक्शन बी में 10 सवाल आपने करने होते हैं आउट ऑफ 15, 5 सवालों की चॉइस होती है, तो उसमें से एक सवाल ये होता है। 40 नंबर का वो सेक्शन होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, उसमें से एक सवाल ये होगा। न्यूमेरिकल्स भी आपका 4 मार्क्स का ही आता है। जो लंबी डेरिवेशन होती है वो सेक्शन सी में आती है, उसके चैप्टर्स मैंने आपको कल बताए थे। अब देखें, एक और रिलेशन है आपके पास इसमें आपसे कह रहे हैं शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर 45 डिग्री प्लस अल्फा एंड 45 डिग्री माइनस अल्फा। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर आप एंगल 45 डिग्री प्लस अल्फा ले लो, अल्फा का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप ले लो 45 प्लस 10, 45 प्लस 20, 45 प्लस 30, जो भी आप चीज लोगे, अगर आप उसको 45 में प्लस करवा दो और रेंज फाइंड आउट करो, या आप 45 से उसी चीज को माइनस कर दो और रेंज फाइंड आउट करो, तो आप देखोगे कि आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप 45 प्लस अल्फा वाली वैल्यू से उसको सॉल्व करें या 45 माइनस अल्फा वाली वैल्यू से उसको सॉल्व करें, यू विल ऑलवेज हैव द एग्जैक्ट सेम आंसर। वही चीज हमने प्रूव करनी है। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा एंड थीटा डैश इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस अल्फा। अब इसको प्रूव करते हैं एक एक करके। हमने क्या किया, हमें पता है कि रेंज का क्या फार्मूला होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट में स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे और नीचे 2 आता है, तो इस तरह इन फॉर्मूलों को भी याद रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपने न्यूमेरिकल्स में इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, एक दफा आप एंगल रखें 45 डिग्री प्लस अल्फा और एक दफा आप एंगल रखें 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो हमने बिल्कुल बराबर में दोनों को सॉल्व कर लिया। एक दफा हमने एंगल लिया 45 डिग्री प्लस अल्फा, तो यहाँ थीटा जहाँ आ रहा था वहाँ हमने लिख दिया 45 डिग्री प्लस अल्फा। एक जगह 45 डिग्री माइनस अल्फा हमने ले लिया। अब आप यहाँ देखें तो 245 90 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा, तो क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। अब यहाँ पे ना ये इक्वल होते इस वजह से हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ईयर की मैथ्स में आप इसको पढ़ोगे, चैप्टर 11 13 में आप वहां जाके पढ़ोगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है। या आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। आपको चेक करना है तो कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, अल्फा कोई भी वैल्यू ले लो, 90 प्लस 2 अल्फा जो भी बनेगा, फॉर एग्जांपल 10 आप ले लो, तो 2 10 से 20 हो जाएगा, 20 प्लस 90 हो जाएगा 110, यानी साइन 110 और कॉस 2 10 से 20। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, साइन 110 और कॉस 20 आपका इक्वल आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, साइन 90 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। इसी तरह अगर 90 माइनस 2 अल्फा हो तो भी वो cos 2 अल्फा के ही इक्वल होता है, ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप 10 लेते हो तो साइन 70 बन जाएगा, तो साइन 70 और cos 20 भी इक्वल ही आएगा, ये आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। तो यही रीजन है, क्योंकि साइन 90 प्लस 2 अल्फा हो वो भी cos 2 अल्फा के इक्वल होता है, और साइन 90 माइनस 2 अल्फा हो
वो भी cos 2 अल्फा के ही इक्वल होता है। इस वजह से ये रेंज आपकी इक्वल ही आ जाती है। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला लिखा कि साइन 90 प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, cos 2 अल्फा के। तो ये साइन 90 प्लस 2 अल्फा की जगह आपने cos 2 अल्फा लिख दिया। एक इनसे गलती हो गई है, इन्होंने साइन भी लिख दिया है कॉस भी लिख दिया है, यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन 90 प्लस 2 अल्फा पूरा ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। तो ये साइन जो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये गलती से इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, ये नहीं आएगा। ये सिर्फ रहेगा वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, और यहाँ पे भी हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने 45 डिग्री प्लस अल्फा लिया था तो भी आपका आंसर वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी बन रहा है, और जब हमने 45 डिग्री माइनस अल्फा लिया था तो भी आंसर वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी ही बन रहा है। तो इस तरह हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करा के कह सकते हैं कि आर और आर डैश, क्योंकि हमने उसके एंगल को थीटा डैश कहा था तो उसको हमने आर डैश कह दिया, आर और आर डैश आपके इक्वल आ रहे हैं। इस तरह ये बात प्रूव हो गई कि आप एंगल 45 डिग्री प्लस अल्फा ले लो या 45 डिग्री माइनस अल्फा ले लो, आपकी जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। तो ये एक और रिलेशन था, ये भी शॉर्ट में ही आ सकता है, आया होगा इसी वजह से यहाँ लिखा है। एक आध रिलेशन मुझे इसका और भी याद आ रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, आपके पास शायद लिखा हुआ होगा, तो वो हो जाएगा डिस्कस, इन केस रह भी जाता है तो कल को हो जाएगा डिस्कस, का कोई इशू नहीं। तो ये था मेरे पास जो नोट्स हैं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन था जो हमने दो पार्ट्स में अपनी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 को तोड़ा है, तो उसका जो पहला पार्ट था उसमें बस यही है मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करने के लिए। उसके अलावा एक आध और रिलेशन एक्स्ट्रा हो सकता है, वो न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा या यहाँ पे भी लिखा हुआ हो सकता है वो। अब सेकंड पार्ट हमने आना है, थ्योरी और डेरिवेशन का जो हिस्सा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट का, हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना है, यानी कि आपका न्यूमेरिकल्स का हिस्सा इसका जो है। इसको अगर हम देखें तो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे जो कि डिस्कस करने लायक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की स्टोरी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ न्यूमेरिकल्स जो हमने करने हैं। सबसे पहले आपके जो ये पीसी के नोट्स हैं इसमें अराउंड 1990 से न्यूमेरिकल्स पर ईयर्स लिखे हैं, यानी कि 1990 से 2018-19 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स पास पेपर्स में आए हैं वो उन पे ईयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि तकरीबन रफली अगर इसको करें तो 28 से 30 साल के न्यूमेरिकल्स पे ईयर्स आपके लिखे हुए हैं पीसी के नोट्स में, हमने ये करने हैं। इसके बाद अगर किसी न्यूमेरिकल पर एयर लिखा है तो उसका अगर सेल्फ टेस्ट है तो वो भी हम करते हैं, और अगर सेल्फ टेस्ट पे लिखा हुआ है एयर तो उसका जो मेन न्यूमेरिकल है वो भी हम करते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब ये सारे आप न्यूमेरिकल नोट्स के कर लोगे तो फिर एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं आपको दूंगा, वो काउंटर प्रैक्टिस के लिए होगा, तो वो तब दूंगा आपको जब हम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, दिसंबर की बात है ये, ठीक है। और आखिरी जो एक और चीज रह जाएगी वो होगी आपकी कराची के कॉलेजेस के डिफरेंट पेपर जहाँ के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो ये तैयारी बहुत ज़्यादा है, अराउंड तकरीबन एक चैप्टर में रफली अगर आइडिया आप लें तो 60 न्यूमेरिकल आपके पास होंगे करने के लिए, और तकरीबन हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो 500-600 न्यूमेरिकल्स आर मोर देन इनफ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, और सब कुछ आपको इंशाल्लाह पेपर में न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से फिर आता होगा। तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वही डिस्कस होंगे आज। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आपने करना है वो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास लिखा है, ये न्यूमेरिकल करना है। ये न्यूमेरिकल क्यों करना है, क्योंकि इसका सेल्फ टेस्ट पे देखें एयर लिखा हुआ है 1998। अब अगर सेल्फ टेस्ट पे एयर लिखा है और मेन पे एयर नहीं लिखा तो हमने करना मेन भी है और सेल्फ टेस्ट भी करना है, और बाकी जो सेल्फ टेस्ट लिखे हुए हैं वो भी करने हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है आपका, इसके 4 सेल्फ टेस्ट हैं,
यानी कि पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हमारे 5 न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। आसान ही न्यूमेरिकल लग रहा है। कहते हैं अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। लॉन्ग जंपर्स नॉर्मली जो है वो ओलंपिक गेम्स में हमें नजर आते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें मिट्टी मिट्टी सी होती है और जंपर जो है वो यहाँ से भागता हुआ आता है और एट द एंड जंप करके इसके ऊपर जंप करता है। तो ये लॉन्ग जंपर की स्टोरी है। अब देखें, जब लॉन्ग जंपर भागता हुआ आता है ना, यहाँ से ऐसे भागता हुआ आएगा, तो यहाँ आके एट द एंड उसने जंप करनी होती है और वो जब जंप करता है तो यूं जंप करता है। अब आप देखें उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग जंपर की जो मोशन है इज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसको हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। और जो हम डिस्कस कराए हैं, तो ये न्यूमेरिकल हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। कितना लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर आप डेटा बनाओगे तो पहले तो थीटा आपको गिवन है कितना, 20 डिग्री आपका, ठीक है। इसके बाद स्पीड दे दी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मोशन इन 2 डायमेंशन के केसेस में हमें जो वेलोसिटी गिवन होती है इसको हम कहते हैं वी नॉट। ठीक है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी जो होती है इसको हम वी नॉट कहते हैं। तो ये आपको गिवन है 11 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये टोटल डेटा आपको यही गिवन है। अब देखें, आपसे उन्होंने पूछा क्या है, पार्ट ए में आपसे कहते हैं हाउ फार डज ही जंप, कितना दूर जाके वो जंप करेगा, हाउ फार कितना दूर जाके वो गिरेगा, यानी कि अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं तो ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ से वो भागता हुआ आया, ये वो स्टेज था कि जहाँ से आगे उसने जंप करनी है। अब उसने जंप की यूं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला पूछ रहे हैं आपसे, तो इसको हम क्या कहते हैं अपनी मोशन इन 2 डायमेंशन की जबान में, इसको हम रेंज कहते थे, ठीक है। तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा हुआ कि रेंज निकालें, लेकिन जो उन्होंने इंग्लिश लिखी है उसका मतलब रेंज ही है। तो रेंज आपने फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में। और पार्ट बी में कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, यानी कैपिटल एच आपका। अज्यूम द मोशन ऑफ अ लॉन्ग जंपर इज दैट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हम ये अजम्पशन ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, तो ये बताते या ना बताते इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें, सिंपल हमने डेटा बना लिया, हमें वी नॉट पता है, हमें थीटा पता है, हमने रेंज और हाइट फाइंड आउट करनी है जिस पर हम डेरिवेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें पता है रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। बस ये फॉर्मूला है, डेटा आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करानी है, आंसर आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला लिखा हमने वी नॉट स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट पता था, पुट करवा दिया साइन 2 थीटा। अब देखिए, साइन 2 थीटा का मतलब है पहले 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आप इसका साइन लोगे, ठीक है। तो 2 20 40 हो गया। अब आपने साइन 40 लेना है। साइन 40.643 आ रहा है, कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको, कैलकुलेटर से यूज करके आप करोगे ये। 121 को आप 0.643 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 9.8 से डिवाइड करवा दीजिए, एंड यू विल हैव योर आंसर। 7.93 मीटर लंबी जंप लगाई है लॉन्ग जंपर ने आपके। उसके बाद दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी मैक्सिमम हाइट, उसका भी फॉर्मूला आपको पता है, ड्राइव किया आपने, वो फॉर्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट करवा दें। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेटर में लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं स्क्वायर, फिर लिख देते हैं थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि आप पहले लिखें साइन थीटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा है 20, ठीक है, आपने लिखा कैलकुलेटर में साइन 20, इसको निकाल लो भाई पहले आप, इसके बाद जो भी चीज वो आएगी उसका स्क्वायर कर लो। लेकिन नहीं, अगर आपको बहुत ही जल्दी ये साथ करना है आपने, तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में ब्रैकेट में लिखो साइन 20 और उसके ऊपर लिखो स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखें, इन्होंने क्या किया, पहले साइन 20 निकाला है, आपका आया 0.342, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने उसका स्क्वायर किया। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को जल्दी बहुत ज्यादा है, उन्हें सब कुछ साथ करना होता है। कैलकुलेटर में वो साइन लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्क्वायर, फिर लिखते हैं थीटा, जो कि हो जाता है गलत। आपने साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझना है पहले। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा पे स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन
थीटा पर स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में आपने पहले साइन थीटा निकालना और उसके बाद जो चीज आ जाएगी उसका स्क्वायर करना होता है, तो बनता है ये साइन स्क्वायर थीटा। तो इन्होंने देखे साइन थीटा पहले फाइंड आउट किया है विच इज 0.342, उसका स्क्वायर किया है, फिर 121 जो 11 का स्क्वायर बना था, और नीचे 19.6 से डिवाइड करवा दिया, और इस तरह आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। अब इसके सेल्फ टेस्ट में इन्होंने 4 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, तो ऑब्वियसली ये इससे सिमिलर ही होने चाहिए। तो आप अगर पहला क्वेश्चन देखो तो मैक्सिमम हाइट पूछी है, रेंज पूछी है, और वही दो चीज़ें आपको गिवन है। या आ गया 200 मीटर पर सेकंड आपका वी नॉट और 35 डिग्री आपका एंगल। सेकंड अगर हम चीज़ देखें तो 30 डिग्री आपका एंगल आ गया, 200 मीटर पर सेकंड आपकी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी आ गई यानी कि वी नॉट। थर्ड अगर आप देखो तो भी सेम स्टोरी है, वही आपसे मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछी है, और वी नॉट और एंगल आपको गिवन है। और आखिरी सवाल में भी एग्जैक्टली सेम स्टोरी है, आपसे मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछी है, और एंगल और वी नॉट आपको दे दिया है। अब ये क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जगह ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2008 के फेलियर, 2006 के फेलियर, 2002 के प्री इंजीनियरिंग के पेपर में, 2006 के पेपर में, 1998 के पेपर में, ये डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन सेम ही है, बस वर्डिंग्स चेंज कर दी हैं, उससे आपका तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है आपको। ये 2002 ना प्री इंजीनियरिंग, 2003 तक प्री इंजीनियरिंग का और प्री मेडिकल का पेपर जो है वो अलग बनता था, क्योंकि प्री मेडिकल वाले मैट्रिक के बाद मैथ्स पढ़ते ही नहीं है। जब आप प्री मेडिकल ऑप्ट करते हो तो मैथ्स आप नहीं पढ़ते, उसकी जगह आप बायो पढ़ते हो, बॉटनी और zoology। तो उस वक्त ये पेपर्स 2003 तक प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के पेपर डिफरेंट बनते थे, जिनमें मैथ्स का हिस्सा जरा कम होता था, बहुत इजी मैट्रिक बेस तक की मैथ्स होती थी, उस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते थे प्री मेडिकल को, और प्री इंजीनियरिंग को कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चंस दिए जाते थे। तो 2003 तक ऐसा था, 2003 के बाद से एक ही पेपर बनता है सबके लिए, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, सबके लिए अब एक ही पेपर बनता है। 2003 से पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग पेपर बनते थे। तो आप कई जगह देखोगे लिखा होगा PM यानी प्री मेडिकल और PE यानी कि प्री इंजीनियरिंग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 4 सेल्फ टेस्ट। इसके बाद आपने करना है ये क्वेश्चन नंबर 6। 2012 में ये सवाल आया था, इसका सेल्फ टेस्ट कोई नहीं है। 2012 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, बुक का सवाल है आपका। अच्छा देखिए, जो पहले क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना पीसी के नोट्स में, जिन पे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी ये नंबर आपको देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप देखें सेल्फ टेस्ट 3 है, इसके अंदर लिख दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है ये बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बुक आपकी पूरी आपके पीसी के नोट्स में लिखी हुई होती है, समेत न्यूमेरिकल्स जो भी आपकी बुक्स में अवेलेबल है, इसीलिए हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, कहते हैं अ डाइवर लीप्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखें जरा चीज डिफरेंट है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, अब ये क्या चीज है? देखें इनिशियल, इनिशियल के लिए आप यूज करते हो आई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए आप यूज करते हो एक्स, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आप यूज करते हो वी, ठीक है। और कंपोनेंट ये पूरा मिला के ये चीज कहलाती है। तो ये जो पूरी इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, इसका क्या मतलब होता है? VIX, ठीक है। ये चीज हमने जब पहला पेज हम पढ़ रहे थे पहली क्लास में, तो VIX और VIY आया था आपके पास, तो ये वही गिवन है। ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, देखिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है? 7 मीटर पर सेकेंड। सेकंड कहते हैं अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। अपवर्ड भी इसको कह सकते हैं या वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल होता है ये अपवर्ड या वर्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट क्या कहलाता है? VIY कहलाता है, जो कि कितना गिवन है आपको? 3 मीटर्स पर सेकंड गिवन है। अब आपसे कहते हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन। एक तो कंपोनेंट्स आप निकालें, किस चीज के कंपोनेंट निकालें? पोजीशन के कंपोनेंट्स निकालें।
अब पहले तो हमें ये समझना है कि पोजीशन के कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, पोजीशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से अगर एक टावर से लीव किया है वो, और ये प्रोजेक्टाइल की मोशन दे रहा है वो डाइवर, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इस पॉइंट का कोई हिस्सा एक्स एक्सिस पे भी होगा, अगर इसको आप ब्रेक करें जिस तरह आपने पिछले ईयर वो वेक्टर के केसेस में आप ब्रेक करते थे। देखें पहले ये यहाँ पे था, यहाँ पे इसका एक्स का कुछ हिस्सा था, वाई का कुछ हिस्सा था, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुंच गया है तो देखें एक्स पे भी इसने थोड़ी सी तरक्की की है, और थोड़ी सी तरक्की इसने वाई पे भी की है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन में एक्स के रिस्पेक्ट से भी कुछ चेंज आया है, और इसकी पोजीशन में वाई के रिस्पेक्ट से भी कोई चेंज आया है। इसको ज्यादा बेहतर आपको तो समझ आ सकता है क्योंकि आपने मैट्रिक क्लास में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 में ग्राफ की है। तो ग्राफ में आपको पता है ये वाला पॉइंट अगर 0,0 होता है तो यहाँ पे पॉइंट 0,0 नहीं हो सकता, वो कुछ और होता है, 4,4 4,5 वट जो भी होगा, लेकिन उसमें चेंज आ चुका होगा। जो यहाँ पे पॉइंट होगा और जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो सेम कभी भी नहीं हो सकता, उसमें फर्क होता है। तो पहली बात जो उन्होंने आपसे पूछी है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन, तो पोजीशन के कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट से वो चीज कहाँ पहुंच गई है और वाई के रिस्पेक्ट से वो चीज कहाँ पहुंच गई है। दूसरी बात जो उन्होंने आपसे पूछी है उसको भले से आप कह दें एक्स कह दें और वाई कह दें। एक्स का क्या मतलब होगा, एक्स का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी क्या है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन क्या है, और वाई के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन क्या है। सेकंड जो चीज आपसे उन्होंने पूछी है वो कहते हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट बताएं आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड का तो मतलब हो गया कि टाइम भी आपको दे दिया, तो डेटा में दिख रहा है आपको कि टाइम इन्होंने लिखा हुआ है 1 सेकंड, ठीक है। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, देखिए आपको वी आई एक्स और वी आई वाई आपको इन्होंने सवाल में दे दिए। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का क्या मतलब हो गया कि आपसे ये दूसरे क्या कंपोनेंट रहेगा, वी एफ एक्स और वी एफ वाई। ये हो गए दो वेलोसिटी के कंपोनेंट, और ये हो गए थे दो पोजीशन के कंपोनेंट। तो ये अब हमने समझा हमारा सवाल के सवाल एक्चुअली है क्या, हमें गिवन क्या चीज है, हमसे पूछी क्या चीज है। अब हम आते हैं इसकी अप्रोच पे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले तो आपने डेटा बना लिया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी आई एक्स कहा 7 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को वी आई वाई कहा 3 मीटर्स पर सेकंड, टाइम आपका 1 सेकंड इन्होंने एंड में कहा था वो लिख दिया आपने, और ए वाई यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 आपने ले ली, क्योंकि जब वो डाइवर लीव करेगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वो लीव करेगा। अगेंस्ट द जब जम करता है ना कोई भी डाइवर, जब जंप करेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए जंप तो यूं करेगा, तो पहले उसकी मूवमेंट कैसे होगी, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट होगी उसकी। हम हमेशा यहाँ पे आपका जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है उसको -9.8 लेते हैं जब खुद हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई फॉर्मूले में आप यूज करोगे, जो फॉर्मूले आपने 4-5 ड्राइव किए हैं उसमें जी की वैल्यू आपने 9.8 ही लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप जब ड्राइव कर रहे थे तो जहां माइनस में लेना था वो आप ले चुके थे, एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल चुका है वहां पे, तो वहां पे आपने माइनस में नहीं लेनी चीजें, वहां पे पॉजिटिव ही आप उसको 9.8 लोगे। अब देखें एक एक करके इन्होंने सब लिखा है कि आपसे क्या पूछा है, वी एफ एक्स वी एफ वाई पूछा है, यानी कि ये वेलोसिटी के फाइनल कंपोनेंट्स हैं जो कि उन्होंने सवाल में कहे थे कि वेलोसिटी के कंपोनेंट बताएं, कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन एंड वेलोसिटी, हर लिखा है यानी कि जो डाइवर है वो एक खातून है वो, तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है और उनकी वेलोसिटी क्या है 1 सेकंड के बाद। तो कंपोनेंट्स ही पूछे हैं, तो वी एफ एक्स वी एफ वाई हो गए उनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, और एक्स और वाई हो गए उनके पोजीशन के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखें ये जो पहली वाली चीज है ना वी एफ एक्स और वी एफ वाई, ये पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह निकाला जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सिंपल यूज करनी है और निकल आएगा। अच्छा देखिए इन्होंने पहली वाली चीज निकाली नहीं है, क्योंकि लेक्चर के पहले दिन हम पढ़ चुके थे कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने देखे क्या लिखा है, सिंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal velocity does not change, always remain same, but the vertical velocity changes. Therefore जो आपका VIX था 7 मीटर पर सेकंड वही आपका VFX ही होगा।
अब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इतनी अंग्रेजी लिखना तो कोई मसला नहीं, आप सॉल्व करके दिखा दें, मैंने आपको सॉल्व भी करके वहां दिखाया था। सिंपल क्या करना होता है इसके लिए, आपने आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, आपको पता है कि वी एफ इज इक्वल होता है वी आई प्लस ए, ठीक है। अब देखिए जब आप एक्स पे काम कर रहे हो तो यू नीड टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। अब देखिए ए एक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ए एक्स तो हमेशा जीरो होता है, यानी एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस। क्यों जीरो होता है, एक्स पे कभी प्रोजेक्टाइल मूव ही नहीं करता, वो हवा में मूव करता है, एक्स का मतलब होता है जमीन, तो वो हवा में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकती कोई, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वी एफ एक्स इक्वल आ जाता है वी आई एक्स के, ठीक है। तो वी एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका वी आई एक्स के इक्वल, और वी आई एक्स कितना था 7 मीटर्स पर सेकेंड। जब आप इस तरह करोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी इंग्लिश लिखने की, लेकिन अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो फिर ये करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह इन्होंने किया डायरेक्टली आप इस तरह कर सकते हो। और सेकंड जो चीज़ आपसे उन्होंने पूछी थी वो था आपका y का वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो आप देखें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को y के रिस्पेक्ट से लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको जब हम y के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो हो जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। अब आप देखें यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एफ वाई। वी आई वाई आपको उन्होंने सवाल में दे दिया था 3 मीटर पर सेकंड, ए वाई आपको पता है माइनस जी के इक्वल होता है -9.8 के, और टी 1 सेकंड भी आपको सवाल में दे दिया था उन्होंने, तो बस सिंपली आपने उन वैल्यूज को पुट करवाया और वी एफ वाई आपके पास आ गई। ये माइनस में आ रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने अगेंस्ट मूवमेंट की थी। जब आप अगेंस्ट मूवमेंट करते हो ना ग्रेविटी के तो फिर नुकसान है आपको, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप भागते भागते आओ, ठीक है, और भागते भागते आगे यहाँ से जंप लगाओ, तो जंप जब लगाओगे ना आप उस वक्त आपकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड कम होती जाएगी। जब कम होती जाएगी तो इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है वो, ये जो माइनस साइन यूज की जाती है ये डिक्रीमेंट को शो कर रही है आपके, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया आपकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। इसके बाद सेकंड आपसे उन्होंने चीज पूछी थी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के कंपोनेंट्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं। पोजीशन के कंपोनेंट्स के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, जी बिल्कुल, उन्होंने भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज की है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट से लिखोगे या y के रिस्पेक्ट से लिखोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो x किसके इक्वल है आपके पास, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, टी एक्स वाई का नहीं होता, टी टी होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब आप देखें वी आई एक्स आपको पता है, टी आपको पता है, हाफ पता है आपको क्या होता है, ए एक्स हमेशा जीरो होता है, तो ये तो पूरा हिस्सा ही जीरो हो जाएगा, यानी एक्स आपका इक्वल आ जाएगा वी आई एक्स, ठीक है। तो वी आई एक्स 7 था, टी 1 था, तो एक्स क्या आएगा 7 मीटर्स। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है। पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस के कंपोनेंट्स हैं, तो उसका यूनिट आपके पास मीटर्स ही आएगा। देन सेकंड आपके पास क्या है कि y का कंपोनेंट आपने निकालना था, तो अब आपने अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को y के रिस्पेक्ट से लिखा, s की जगह y आ गया, वी आई टी होता है तो वी आई वाई टी हो गया, और जहाँ a आ रहा था उसको हमने ए वाई लिख दिया। ये सारी चीज़ें भी आपको पता है, वी आई वाई क्या होता है, ए वाई क्या है, इन चीज़ों को आपने पुट किया और इस तरह आपकी y की वैल्यू भी आ गई। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। सर जो ए लिया है वो हमने -9.8 लिया है। बिल्कुल -9.8 लिया, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करेगा ना, डाइवर जब लीप करेगा, जब जंप करेगा टावर के ऊपर से या कहीं पे भी, तो वो तो अगेंस्ट, नीचे जा रहे हैं ना।
वो नीचे नहीं जाता। देखें वो नीचे नहीं जाता, आप इंटेंशन समझे। जब मैं आपको देखे बनाता हूँ, ये है आपका टावर, ठीक है, तो टावर टावर बना दिया हमने। जब यहाँ से वो जंप करता है ना, तो कभी भी वो यूं कभी जंप नहीं करेगा। जंप का वर्ड यूज कर रहे हैं हम, लीप का वर्ड यूज कर रहे हैं हम। जंप और लीप का ये जो मोमेंट आपको नजर आ रही है, ये फॉल है, गिरना है एक चीज का। कहीं भी वर्ड फॉल यूज नहीं हुआ। अगर वर्ड फॉल यूज करते तो हम ग्रेविटी पॉजिटिव लेते। इन्होंने वर्ड यूज किया लीप या जंप। ये जो वर्ड होता है ना लीप और जंप, इसका मतलब होता है यूं जाना। अब आप कहोगे भाई वो यूं तो गया है, लेकिन वो एट द एंड जाएगा तो नीचे ना, उसमें इंजन तो लगा हुआ नहीं है कि वो ऊपर चला जाए। लेकिन हमने जो डेटा लेना है वो इनिशियल डेटा लेना है हमने, कि वो क्या करना चाह रहा था। उसने अगेंस्ट ही मूव किया था। यहाँ पे जब उसने मूव किया था तो उसने जंप किया था, जब लीप किया था तो उसने अगेंस्ट मूव किया था। अब बाद में वो नीचे आके गिरा, तो इसी वजह से गिरा ना कि ग्रेविटी उसके ऑपोजिट लगी, और ऑपोजिट लगने के लिए हमने माइनस का इस्तेमाल करना है। तो ए बाई किसके इक्वल आ जाएगा, आपका माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। अगर आप उसको सिंपल जी ले लोगे तो उसका मतलब तो हो जाएगा कि डाइवर लीप नहीं किया, डाइवर जंप नहीं किया, डाइवर फॉल किया। हालांकि वो फॉल तो कर नहीं रहा, वो तो ऊपर जा रहा है। वो उसके वो स्टार्टिंग में ऊपर जाने की वजह से हमने उसको अगेंस्ट लिया, और अगेंस्ट ग्रेविटी लगी है तो ही वो नीचे आया है। अगर हम अगेंस्ट ना लगाएं तो नीचे ही ना आए फिर वो। तो इस वजह से हम ए वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल ही लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही है। अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। एक बॉय है भाई, वो स्टैंड कर रहा है 10 मीटर एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है वो, ठीक है। आप देखें डायग्राम में बना के दी हुई है आपको, ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग, ये जो स्ट्रेट बनी हुई है ना, ये बिल्डिंग है। अब देखें वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है, तो हमने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, लेट अस सपोज, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं a boy standing 10 meter from a building can just barely reach the roof 12 meter above him when he throws a ball। जब वो यहाँ से बॉल को थ्रो करता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बॉल थ्रो की हुई है। जब वो यहाँ से बॉल थ्रो करता है तो क्या वर्डिंग वो यूज करते हैं, कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ। वो जो बॉल उसने थ्रो की है वो मुश्किल से सिर्फ छत तक ही जा पाती है, ठीक है। यानी कि हम ये ज्यूम करेंगे कि जो जितनी आपकी वो बिल्डिंग की हाइट थी उतनी ही हाइट तक वो बॉल गई है, उससे ऊपर नहीं गई है। तो आप देखें एग्जैक्टली उस बिल्डिंग की हाइट पर हमने टच करा दिया उसको। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, व्हेन ही थ्रोज द बॉल एट एन ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। अब देखिए इतना जो मैंने हाईलाइट की, इतनी ड्राइंग तो बन जाती है सवाल से। इसके बाद अजम्पशन पे ड्राइंग बनी है। अब देखें अजम्पशन हमने ये की है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई भी खड़ा नहीं था, और ये बिल्डिंग है ना स्ट्रेट बिल्डिंग थी, उसने बस यहाँ से बॉल थ्रो की, जो कि बॉल गई गई, और दूसरी साइड पे ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्टाइल बना रही है बॉल, तो दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह ट्रेवल करके जाके एट द एंड इस पॉइंट पे गिर जाएगी वो, ठीक है। तो अगर वो 10 मीटर दूर यहाँ से खड़ा था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो भी एग्जैक्टली 10 मीटर्स का ही कवर कर पाएगा। तो इस तरह हमें डेटा में हमारी रेंज का पता चल जाता है कि 10 प्लस 10, तो टोटल ये कितनी बन गई, रेंज आपको पता चल गई 20 मीटर्स। तो डायरेक्टली उन्होंने कोई रेंज नहीं दी हुई थी, 10 मीटर का हुआ था। तो 10 मीटर हम क्या लेते हैं, ये आधा डिस्टेंस, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम रेंज नहीं कह सकते। रेंज होता है प्रोजेक्टाइल जो हम फायर किए हुए होते हैं, वो पूरा जहां से फायर हुआ और जहां जाकर गिरा, इसके दरमियान जो फासला है, ये पूरा फासला मिला जुला के रेंज कहलाता है। तो हम ये 10 मीटर को रेंज तो नहीं कह सकते थे। हमने पूरा प्रोजेक्टाइल की मोशन को कंप्लीट किया, और फिर 10 प्लस 10 20 आपकी रेंज बन गई। ये इन्होंने क्वेश्चन में डेटा में नहीं लिखा, डेटा में इन्होंने सिर्फ एक्स लिखा है 10, ठीक है। एक्स का मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन इसको आप कुछ कह नहीं सकते कि ये रेंज है या क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेंज आपको पता चल गई 20, और रेंज के साथ सेकंड चीज आपकी मैक्सिमम हाइट
जो कि बिल्डिंग की हाइट थी, लेकिन आपकी बॉल भी मैक्सिमम उतनी ही ट्रेवल कर पाई थी, मैक्सिमम हाइट उसकी जो थी। तो वो आपको 12 मीटर गिवन है, तो हाइट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो आप डायरेक्ट ले लोगे, और रेंज जो है वो आपकी 20 मीटर्स होगी। अब आप देखो, आपसे पूछा क्या उन्होंने कहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं। अगर वो कहते इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब तो प्रोजेक्टाइल में वी नॉट होता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट निकालें। इसका मतलब वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई आपको निकालना है, और आपको क्या क्या चीजें पता चल चुकी है। एक चीज आपको पता चल गई है रेंज, और दूसरी चीज आपको पता चल गई है मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियसली दो चीजें हमें पता है, इन दोनों चीजों के हमें फॉर्मूले भी पता है, तो इनके फॉर्मूले से हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और हो जाएगा। सबसे पहले देखें हमने क्या किया है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ले लिया। कोई भी लिया जा सकता था, रेंज से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता था, हाइट से भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम हाइट ले ली अपनी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए इशू ये है कि हमें थीटा नहीं पता, ठीक है। इसका सीधा और साधा मतलब ये है कि थीटा को तो हम पुट करवा नहीं सकते, यानी कि हमें कुछ ना कुछ नया फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन हमने इनिशियली क्या किया, जो चीजें हमें पता है वो हमने पुट करवा दी। मैक्सिमम हाइट हमें पता है 12 है, हमने लिख दिया। जी की वैल्यू हमें पता होती है, वो लिख देंगे, उसका मसला नहीं है। बाकी हमें कुछ भी नहीं पता इस फॉर्मूले में, ठीक है। देखिए हमने किया क्या है, हमने जो चीज निकालनी है ना, पहले जरा वो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकालना है ना हमने, तो ये वी नॉट वाई होता क्या है, वी नॉट वाई होता है वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। ये थ्योरी में हम पढ़ के आए, वी नॉट वाई, वाई हट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नॉट साइन थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इजीली बन सकता है वो, ये लिखा हुआ है ना वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको वी नॉट साइन थीटा पे होल स्क्वायर कर दोगे तो भी तो बात यही है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें या वी नॉट साइन थीटा पे स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। और आपको पता है कि वी नॉट साइन थीटा होता क्या है, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट वाई होता है। तो वी नॉट साइन थीटा आपने लिखा वी नॉट वाई, इस तरह ये वी नॉट साइन थीटा की जगह आ जाएगा वी नॉट वाई का स्क्वायर, और 2g यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको 12 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये वो चीज बन गई जो आपको फाइंड आउट करनी है। वी नॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल, वी नॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2g, तो g आपका 9.8 है, तो वी नॉट वाई का स्क्वायर हो गया 235.2। आपको वी नॉट वाई स्क्वायर नहीं वी नॉट वाई चाहिए, तो आप रूट ले लें दोनों साइड पे। इस तरह आपका वी नॉट वाई आ जाएगा, एक वो चीज जो कि आपको चाहिए थी। अब दूसरी चीज रह गई वी नॉट एक्स, तो वो रेंज पे काम करके फाइंड आउट कर लोगे आप। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपने लिखा रेंज का। अब रेंज में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि रेंज में वी नॉट साइन थीटा पे स्क्वायर नहीं कर सकते हम। वी नॉट साइन थीटा में हम कभी स्क्वायर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है स्क्वायर ना करने का, क्योंकि यहाँ 2 थीटा आ रहा है, ये 2 इशू करेगा। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, देखिए आपको पता है, पहले तो रेंज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन्होंने यहाँ 10 + 10 लिख दी है 20, 20 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है 20। अब देखें किया क्या हमने, जब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर पे, तो जहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डेरिवेशन में लिखा हुआ आया था, मैंने आपसे वहां कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है आपका कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने उल्टा काम करना है, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, उसकी जगह आपने देखे क्या लिख दिया, तो आपने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डेरिवेशन में हम ये काम कल करके आए थे, ठीक है। अब देखें, आप सिंपली क्या कीजिए, ये जो चीज बन गई है वी नॉट स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो वी नॉट का स्क्वायर है ना, इसको वी नॉट में तोड़ दें। एक वी नॉट दे दें साइन थीटा को, एक वी नॉट दे दें कॉस थीटा को, तो ये क्या बन जाएगा, 2 हमने अलग करके लिख दिया, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट कॉस थीटा। अब आपको पता है कि वी नॉट साइन थीटा क्या होता है, वी नॉट वाई होता है, और वी नॉट कॉस थीटा क्या होता है, वी नॉट एक्स होता है। अब देखें
20 आ रहा है एक साइड पे, नीचे जी आ रहा था, उसको हमने दूसरी साइड पे मूव करवा दिया, 9.8 हो गया। वी नॉट वाई हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको भी पुट करवा देंगे, जो भी आया था वो कितना 15.33 आया था। तो सिर्फ एक वी नॉट एक्स ही रह गया जो कि अननोन है, वो आप फाइंड आउट कर लोगे इन वैल्यूज को पुट करवा के। देखें दानिया, कोई इशू है तो मुझे बताएं। नहीं, आगे समझ। क्लियर है दानिया? हम्म, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, वो ले लूं। जी दानिया, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ mortar shell is fired at ground level, target 500 मीटर डिस्टेंट, डिस्टेंट होगा ये, डिस्टेंट लिख दिया, 500 मीटर डिस्टेंट यानी 500 मीटर दूर है जहाँ पे आपने फायर करना है टारगेट को। तो ये आर क्या गिवन है आपको, आर कह रहा हूँ, क्या चीज गिवन है आपको, ये आर गिवन है, यानी कि रेंज आपका विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कोई कंपोनेंट का जिक्र नहीं है, तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वी नॉट। Calculate maximum and minimum time of flight. Now there is a twist in the tale. What is maximum and minimum time of flight? ठीक है, इसको मैं जरा आपको पहले थोड़ा सा समझाऊं। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे आप खड़ी हैं, और हम खेल रहे हैं कैच कैच, बॉल है हमारे पास और हम कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से बॉल थ्रो करूं और आप यहाँ पे पकड़ लें, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे एफिशिएंसी शो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉल को थ्रो करूंगा ये इतनी ऊपर, और आएगी वो स्टिल नीचे, और करनी आपने कैच ही है। लेकिन यहाँ से जो मैंने बॉल फेंकी होती है आप इजिली कैच कर लेती, लेकिन ये वाली बॉल जो मैंने इतनी हाई फेंक दी, अब ये कैच करना शायद आपके लिए मुश्किल है, तो भाई चौड़े, बॉल ज्यादा ऊपर भी फेंक दी, अगला बंदा कैच भी नहीं कर पाया, एफिशिएंसी ठीक हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम यहाँ पे रेंज को डिस्कस करें, तो ये जो रेंज थी, अगर फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर्स थी, तो ये जो एट द एंड यहाँ से इतनी मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया और फिर ये आप तक पहुंची है, रेंज ये भी 10 मीटर ही है। रेंज में कोई फर्क नहीं है, मैक्सिमम हाइट में फर्क है जहां मेरी एफिशिएंसी शो हो रही है, लेकिन रेंज में कोई फर्क नहीं है, रेंज एग्जैक्टली सेम है। तो हमें पता क्या चलता है कि एक ही प्रोजेक्टाइल की दो रेंजेस हो सकती हैं, जिस रेंजेस कह रहा हूँ, दो मैक्सिमम हाइट हो सकती हैं, लेकिन रेंज सेम हो सकती है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो थ्रो मैंने की है नीचे, इसको पहुंचने में अगर लेट सपोज कि हम कहेंगे भाई 5 सेकंड लगे, ठीक है, 5 सेकंड भी वैसे बहुत हो गए, 5 सेकंड,
लेकिन ये जो दूसरी वाली है, अगर इसको 5 सेकंड लगे तो दूसरी वाली को कम से कम 15 सेकंड तो लगने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हवा में जाएगी ऊपर, फिर वापस नीचे आएगी, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, खैर लेकिन अज्यूम कर लें। तो हमें क्या पता चलता है कि जब रेंज सेम हो और हमने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट वेरी कर दी हो, तो आपका जो टाइम है इस पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइम कहलाएगा मिनिमम टाइम, और जो दूसरा टाइम है ये कहलाएगा मैक्सिमम टाइम। अब देखें ये होगा किस तरह। पहले तो आपको टाइम पूछा है, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, फ्लाइट का टाइम पूछा, वी नॉट 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, कल डेरिवेशन की है हमने, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी फॉर्मूला होता है। तो आप देखें थीटा तो है नहीं, थीटा किधर है, थीटा गायब है, थीटा नहीं है हमारे पास यहाँ पे, थीटा हमें पता होना चाहिए पहले तो थीटा निकालने के लिए आपको ये आर और वी नॉट तो पता है, यानी रेंज और आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, ये यूज करेंगे हम रेंज के फॉर्मूले में, थीटा ही अननोन है वो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, अच्छा इन्होंने देखें डेटा में लिख दिया टू फाइंड लॉन्च एंगल, उन्होंने नहीं कहा सवाल में लॉन्च एंगल निकालने के लिए, लेकिन हमें पता है जो चीज हमें चाहिए टाइम, उसमें थीटा आ रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन्होंने नहीं कहा, इन्होंने लिख दिया टू फाइंड, हमें करना तो पड़ेगा ना फाइंड। हमने पहले रेंज का फॉर्मूला लिखा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर की जगह आर की वैल्यू पहले इन्होंने अलग कर दी है, जी डिवाइड हो रहा है आर से मल्टीप्लाई करा दिया, वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करा दिया, आर आपको पता है 500, जी आपको पता है 9.8, वी नॉट आपको पता है 90, ये पुट करवाया सब कुछ 0.649 आ गया। इसके बाद देखें ये किस तरीके से सॉल्व होता है, ये साइन यहाँ लिखा हुआ है, इस साइन को सबसे पहले आप दूसरी साइड पे मूव करवाते हो तो ये बन जाता है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 0.6049 37.2 हो गया, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया 18.6, ठीक है, थीटा आया 18.6। अब आपको मैं मैक्सिमम और मिनिमम की स्टोरी सुना देता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम के लिए आपके जो एंगल्स होते हैं ना, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बना के दिखाई थी, ये डायग्राम, ठीक है, इसमें आप देखें कि जब मैंने आपकी तरफ बॉल नीचे नीचे फेंकी तो एंगल ऑब्वियस सी बात है कम बना होगा, ये जो नीचे एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल है ये तो कम ही है ना, लेकिन जब मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो एंगल देखे ज्यादा हो गया, ये वाला हिस्सा एंगल में एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले एंगल ये नीचे नीचे वाला था, अब ये एंगल ज्यादा हो गया। तो मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा, एंगल छोटा होगा, मैक्सिमम टाइम के लिए क्या होगा, एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये किस तरह निकाल, दो डिफरेंट एंगल्स होंगे ना, एक एंगल से तो काम नहीं हो सकता, दो एंगल होंगे, तो एक एंगल आपका ये आ गया, दूसरा एंगल आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, इस वाले एंगल को 90 में से माइनस करवा दोगे। हमेशा आपको जब मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा तो एक एंगल तो गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो जिस तरह हमने अभी फाइंड आउट किया कुछ डेटा ऐसा होगा जिससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे उसको तो हम उसको 90 में से माइनस करवा देंगे, जो दूसरा वाला एंगल है ना वो आ जाएगा। तो आप देखिए एक एंगल हमने निकाला और उसके बाद क्या लिखा, इफ द शेल इज फाइड विद एंगल 90 माइनस 18.6, यानी जो ये आया इसी को हमने 90 से माइनस करवा दिया, देन रेंज विल ऑल्सो बी दिस, तब भी रेंज ये ही होगी, इसको मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, वो याद है वो 90 प्लस 2 अल्फा और 90 माइनस 2 अल्फा, उसमें क्या होता था रेंज आपकी सेम ही आती थी, ठीक है, तो वो कहानी है। तो खैर कोई ऐसी बात याद रखने की आपको उसको जरूरत नहीं है, सिंपल जो एंगल आपका आएगा इसको आप 90 से माइनस करवा दो, तो अब देखो 90 से जब हम माइनस करा दोगे एक एंगल हो गया 18.6, दूसरा एंगल हो गया 71.4, 18.6 71.4, इसमें जो छोटा एंगल है जब वो यूज करोगे तो मिनिमम टाइम आएगा ऑफ लाइट, जब बड़ा एंगल यूज करोगे विच इज 71.4 इन दिस केस, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब इन्होंने आगे सॉल्व किया ही होगा, देखें जब 18.6 लिया तो हमने टी के साथ क्या लिखा है, मिन यानी कि मिनिमम फॉर्मूला लिखा और हमने साइन थीटा की जगह 18.6 यूज किया, ठीक है, वी नॉट तो हमें पता था 90 है। अब जब मैक्सिमम टाइम निकालेंगे तो एंगल कितना यूज करेंगे 71.4, बस सिंपल ये स्टोरी है कि अगर सिंपल टाइम कहें तो जो एंगल है वो यूज होगा, लेकिन अगर मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कहें
तो फिर 2 एंगल होने चाहिए, कैसे आएंगे वो डिस्कस किया हमने, और एक एक करके हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए मिनिमम टाइम कितना आ रहा है 5 सेकंड, जो तुक्का लगाया था हमने, और मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है 17 सेकंड, हमने 15 लगाया था, वी वर क्लोज। ये कहानी है भाई, सीधी सीधी। हाँ जी दानिया, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। आयशा की कॉल थी दानिया। वो आ गई घर? आयशा की कॉल थी, घर तो मेरे ख्याल से नहीं आई है, लेकिन आयशा की कॉल थी एंड अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। आगे मूव करते हैं। मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट 490 मीटर अवे विद एन इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। देखिए सीधी सीधी बात ये है, मुझे चाहिए आपकी कंसंट्रेशन। अब देखें आप अकेली बैठी हुई है, मैं अपने उसी पोटेंशियल से पढ़ाऊंगा जिस पोटेंशियल से मैं 50 लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपका टाइम तो हलाल करना है ना यार, जो आप पढ़ने आ रहे हो। बाकी अगर कोई नहीं आ रहा, तो आप तो आ रहे हो ना, आपको तो मैं नहीं घटा सकता बाकियों के सीन में। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से थोड़ी सी डेडिकेशन, कि मुझे शो हो रहा हो कि भाई अगला बंदा पढ़ना चाह रहा है। तो शी कॉल्ड और सारी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं जो जो भी है। इससे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनकी तरफ से, तो ऑब्वियसली मैं क्या कहते हैं उसे, आग बगोला ही था। खैर पहला क्वेश्चन है, मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल ऑफ टारगेट 490 मीटर अवे with an initial velocity 98 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द लॉन्च एंगल। देखिए एग्जैक्टली सेम सवाल है, आपको वी नॉट भी पता है और आपको आर भी पता है। जब आप रेंज का फॉर्मूला यूज करोगे, जिस तरह ऊपर सॉल्व हुआ हुआ यूज किया हमने, तो थीटा आ गया था। अब वो कह रहे हैं फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल, तो हमें पता है एक तो आ जाती है, दूसरी हम 90 से माइनस करके निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 15 आई थी, आंसर देखें नीचे, तो हम 90 से माइनस करेंगे तो दूसरी आ गई 75। उसके बाद कह रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम टाइम निकालें। जब 15 यूज करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा, और जब 75 यूज करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। उससे अगला जो सवाल है वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं टू पॉसिबल एंगल टू हिट बाय अ टारगेट बाय अ मोटर शेल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, वी नॉट दे दिया, एंगल 2 दे दिया आपको। अब मुझे आप ये बताइए कि हम रेंज निकालने के लिए, रेंज तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं हो रही ना, रेंज रेंज तो उन्होंने सिंपल देखे, कह रहे कैलकुलेट दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें तो कोई मैक्सिमम मिनिमम की कहानी नहीं डाली उन्होंने। लेकिन हमें पता है ये जो थीटा 15 लिखा हुआ है ये थीटा मिनिमम है, और जो 75 लिखा हुआ है ये थीटा मैक्सिमम है। तो मुझे ये बताइए कि जब हम सिंपल रेंज निकालेंगे, उसमें तो सिर्फ थीटा यूज करते हैं हम, तो हम 15 यूज करें या 75 यूज करें? 15 यूज करेंगे, क्योंकि जब 90 से माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू आती है, वो मैक्सिमम होती है। 15 यूज करेंगे। अच्छा जी, देखें आप 15 यूज करें या 75 यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल हैव द सेम आंसर। इसको 2 दफा हमने डिस्कस किया आज। एक जब हम वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे थे 90 माइनस टू अल्फा, अब देखें अल्फा यहाँ है 7.5, 7.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 15। 90 माइनस 15 करें आप, या बल्कि नहीं 90 के रिस्पेक्ट से नहीं, 45 के रिस्पेक्ट से ये कुछ बन रहा है। 45 प्लस 30, एक मिनट में लिख के दिखाता हूँ। 45 क्या पढ़ा था हमने, 45 प्लस अल्फा, और 45 अल्फा तो नहीं है, थीटा लिख देता हूँ। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, इस पे सेम आती है ना रेंज। अब आप देखें ये जो 15 और 75 लिखा हुआ है ना, जो 15 है ये है 45 माइनस 30, और वो जो दूसरा है वो है 45 प्लस 30। अब आप देख लें इसको, 45 माइनस 30 करें 15 बनेगा, 45 प्लस 30 करें 75 बनेगा। तो हमें पता ये चलता है कि आप 75 ले लें या आप 15 ले लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, मैंने आपको बता दिया। डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, ये डायग्रामेटिकली ये आ गई डायग्राम। देखिए ये डायग्राम हमने बनाई थी ना थोड़ी देर पहले।
अब देखें एक एंगल यहाँ पे कुछ है, दूसरा एंगल यहाँ पे कुछ है, रेंज तो सेम आपके पास बॉल आ रही थी ना। तो एंगल से रेंज पे फर्क नहीं पड़ता, एंगल से टाइम पे फर्क पड़ता है, एंगल से हाइट पे फर्क पड़ता है, एंगल से रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। एंगल देखें, पहले कोई और एंगल था, फिर जब मैंने बॉल ऊपर फेंकी उस वक्त कोई और एंगल, लेकिन बॉल पहुंची आपके पास ही। कभी कम टाइम लगा, कभी कम ऊंची गई, कभी ज्यादा टाइम लगा, कभी ज्यादा ऊंची गई, लेकिन पहुंची वो आपके पास ही। तो रेंज को फर्क नहीं पड़ता एंगल से। आप चेक कर लीजिएगा, 15 ले लें तो भी यही आंसर आएगा 490, 75 ले लें तो भी यही आंसर आएगा 490। तो खैर, कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोई भी एंगल आप ले लोगे रेंज आ जाएगी। और सेकंड आपसे उन्होंने कहा है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट, कम से कम टाइम आप बताएं जिसमें जो है वो हमने हिट करना हो टारगेट। तो कम से कम टाइम के लिए तो हम छोटा वाला एंगल लेंगे सिर्फ, मैक्सिमम टाइम इन्होंने आपसे नहीं पूछा तो ना निकालिएगा। उसके बाद अगला सवाल एग्जैक्टली सेम वही कहानी है, रेंज भी गिवन है आपको और रेंज के साथ इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। दो पॉसिबल वैल्यूज कह रहे हैं, एक आएगी 90 से माइनस करें, दूसरी आ जाएगी, और मिनिमम टाइम पूछ रहे हैं सिर्फ। तो मिनिमम टाइम के लिए छोटा वाला एंगल यूज कीजिएगा, आ जाएगा। और आखिरी जो सवाल लिखा हुआ है, मोटर शेल इज फिक्स 800 मीटर 100, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहे हैं तो पहले आप एंगल निकालिएगा। अब देखिए पता कैसे चलता है, 45 से जो छोटा होता है ना वो मिनिमम होता है, और 45 से जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम होता है। कैसे? अगर आपका फॉर एग्जांपल 44 आ गया तो आप इसको 90 से माइनस करोगे तो 46 आएगा ना आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 45 से छोटी है एक चीज तो वो आपकी मिनिमम होगी, और 45 से बड़ी है तो वो मैक्सिमम होगी। तो जब आप 90 से माइनस कराओगे तो ऑल्टरनेट जो अगर 45 से बड़ी होगी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर 50 है तो इसको आप 90 से जब माइनस कराओगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू 40 आएगी। ठीक है, तो अगर 45 से छोटी आ गई वैल्यू तो वो मिनिमम वैल्यू है, और 90 से माइनस करेंगे मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर 45 से बड़ा एक एंगल आपके पास आ जाता है सॉल्व करने में पहले ही, तो वो मैक्सिमम है। तो खैर आपको रेंज गिवन है और वी नॉट गिवन है, आपने थीटा निकालना है। अगर वो थीटा 45 से छोटा होगा तो वो मिनिमम है, उसको 90 से माइनस करेंगे क्योंकि आपसे उन्होंने मैक्सिमम पूछी है। और अगर वो 45 से बड़ा ही आ गया तो बस वही आंसर है, फिर आपका आंसर इन्होंने दिया हुआ नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो भी बहुत ज्यादा आसान है, तो मिला लें इसको भी। कह रहे व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। वही आपको एंगल दे दिया और रेंज दे दी है, और टेक ऑफ स्पीड पूछी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पूछी है आपसे, वी नॉट जिसे हम कहते हैं। तो रेंज और थीटा पता है, वी नॉट एक ही अननोन रहता है, रेंज की जगह रेंज की वैल्यू डाल दें, थीटा की जगह थीटा की। जी डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड करा दिया आपने, वैल्यूज पुट करें और वी नॉट आ जाएगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, आसान आसान बात है। इसके सेल्फ टेस्ट देख लेते हैं। सेल्फ टेस्ट जो लोकस वाला है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करती है। ऊपर आपको वैल्यू 55 और 0.8 दी हुई थी, तो नीचे आपको 30 और 0.8 दे दी है। ऊपर भी 0.8, नीचे भी 0.8, एंगल में चेंज किया है बस, ऊपर 50 था नीचे 30 कर दिया, तो सेम ही एग्जैक्टली। सेकंड कह रहे हैं व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 50 डिग्री एंड इट्स। अच्छा देखें यहाँ पे मिस हो गया है, आपके पास भी अगर मिसिंग है तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इट्स रेंज इज, ठीक है, इट्स रेंज इज, ये आधा अधूरा सवाल लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज ना आप खुद से कुछ भी ले लीजिएगा। 50 इसका लॉन्च एंगल है, रेंज खुद से ले लीजिएगा, 100 मीटर। 0.5 लिखी हुई है मेरे नोट्स में, आपके लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक हो गया, 0.5 लिख दीजिएगा, 0.5 मीटर। इसके बाद आखिरी सवाल है आपका, एन आर्टिलरी विद मैक्सिमम रेंज। आर्टिलरी मेरे ख्याल से वो तीर कमान वाला सीन होता है, हाँ वही होता है। एन आर्टिलरी विद मैक्सिमम रेंज 1020। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एंड इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, एन आर्टिलरी विद मैक्सिमम रेंज 1020 मीटर। अब ये जो आपको चीज इन्होंने गिवन दी है ये मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज को हम क्या कहते हैं? आर मैक्स। ठीक है, या आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है। और कह रहे हैं मैक्सिमम रेंज एक चीज की 1020 मीटर है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 600 मीटर है। ठीक है, यानी ये है आपकी रेंज, वो थी आर मैक्स। ठीक है, एक बात तो ये है ना
कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप यहाँ खड़ी हैं। एक बात तो ये कि मैं कितना दूर बॉल फेंक सकता हूँ। लेट अस सपोज कि अगर मैं बॉल इतने दूर फेंक सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी दूर बॉल फेंक सकता हूँ, मैंने इतनी दूर बॉल फेंकनी नहीं है, मैंने फेंकनी आपके पास है। अगर मैं उसको ज्यादा दूर फेंक दूंगा तो आपकी ख्वारी हो जाएगी। अब देखिए, मैं मेरी जो मैक्सिमम रेंज है वो भले से अगर वो 500 मीटर है लेट अस सपोज, लेकिन आप जो है वो 200 मीटर्स पे खड़ी है, तो मैंने 200 मीटर ही बॉल को फेंकना है। अगर मैं 500 मीटर दूर फेंक दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो खैर डेटा आपको क्या गिवन है, एक चीज आपको गिवन है आर मैक्स और एक चीज आपको गिवन है सिंपल आर। ठीक है, ये डेटा है आपका। अब आपने चीज क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो कह रहे हैं एंगल निकालें फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपको पता है एंगल आप जब निकालते हो तो उसके लिए आपको रेंज के साथ साथ वी नॉट भी पता होना चाहिए, जो कि सवाल में गिवन नहीं है। ऊपर जो हमने सवाल किए, जब रेंज और वी नॉट हमें पता था तो ही हम एंगल निकाल पाए ना। ये आ गया आपका सवाल। देखिए, आपको रेंज दी हुई थी 500 मीटर, वी नॉट गिवन था 90, तो ही आप एट द एंड यहाँ पे एंगल निकाल पाए और 90 से माइनस करके दूसरा निकाला। लेकिन यहाँ तो इशू ये है हमारे सवाल में कि हमें रेंज तो पता है लेकिन वी नॉट नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर मैक्स, आर मैक्स आपको गिवन है। आर मैक्स का फॉर्मूला जो हमने कल डेरिवेशन की है, फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, बस सिर्फ ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप, आर मैक्स आपको पता है और जी भी आपको पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, यहां से आएगा वी नॉट। जब वी नॉट आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आप इस फॉर्मूले की तरफ जाओगे। ये फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है मेरे ख्याल से, हाँ साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आप देखें, आपको थीटा निकालना है तो आर पता और वी नॉट आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हुआ होगा, बस थीटा रह गया, जी भी पता है आपको, थीटा आप फाइंड आउट कर लोगे जैसा आपने पीछे सवालों में किया। अब वो थीटा जो भी आएगा उसको आप 90 से माइनस करोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह आपका पार्ट ए हो जाएगा, एंगल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन बोथ द केसेस। तो दोनों एंगल आ जाएंगे, उनको एक एक दफा करके यूज करें तो दोनों टाइम पता चल जाएंगे। और फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट इन बोथ द केसेस। तो छोटा वाला एंगल यूज करेंगी तो आपके पास एक हाइट आ जाएगी, दूसरा वाला एंगल यूज करेंगे तो दूसरी हाइट आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आखिरी। हाँ जी दानिया, कोई क्वेश्चन? आगे से समझ। क्वेश्चन की काउंटिंग कीजिए, कितने क्वेश्चन हो गए, एक, तीन, तो ये हो गया सेल्फ टेस्ट। ठीक है, 3 सवाल। 3 के बाद आप आ जाइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 4 सवाल। 4 के बाद 1 2 3 4, ये सेल्फ टेस्ट है, 4 और 4 8। 8 के बाद एक ये सवाल सॉल्व हुआ है, 9। 9 के बाद ये ऊपर सवाल इसके सॉल्व हुआ है, 10। 10 के बाद इसके ऊपर ये सवाल सॉल्व हुआ है, 11। 11, 11 के बाद, 11 के बाद 11 के बाद ये 1 2 3 4 सेल्फ टेस्ट, 11 और 4 15। 15 के ऊपर ये सवाल सॉल्व हुआ है, 16। 16 क्वेश्चंस हैं जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, इंक्लूडिंग द मेन क्वेश्चंस एंड देयर सेल्फ टेस्ट। 16 सवाल हैं जो कि आज बनते हैं आपके होमवर्क में। अभी तक इस चैप्टर के पहले हिस्से पे हम काम कर रहे हैं और तकरीबन तकरीबन वो कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे आपके उस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कस हो गए हैं, एक्स्ट्रा में भी नहीं है। जो दूसरा वाला टॉपिक है ना उसके है, यानी कि तो में मेरा सिर्फ एक सवाल लिखा हुआ है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा में मेरे पास भी 2 ही सवाल लिखे हैं मैं, लेकिन ये दोनों सवाल जो है ये उस टॉपिक के हैं। आपके पास ये सवाल लिखा हुआ होगा जिसपे बहुत जी। सारे errors होंगे। सर एक्स्ट्रा में कोई इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, तो हमने जो 2 हिस्से बनाए थे चैप्टर नंबर 4 के, उसमें से एक हिस्सा हमारा
कंप्लीट हो गया है थॉरली। जो दूसरा वाला हिस्सा है वो पॉसिबली हम कल स्टार्ट कर लेंगे, फिर देखें उसमें कितनी क्लासेस लगती हैं। तो ये कहानी है भाई चैप्टर नंबर 4 की। 16 न्यूमेरिकल्स बने हैं आज आपके पास, और इससे पहले हमने 4-5 छोटी छोटी डेरिवेशंस की थी, 5, वो आपने करनी है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 टिल नाउ। उसके बाद कल की क्लास और कल होगा डिस्कस। कोई क्वेश्चन तानिया? नहीं सर, शायद कल मैं क्लास ना ले पाऊँ। देखिए मेरा मेरा बिल्कुल पक्का पक्का इरादा है आने वाली